नमस्ते सभी दोस्तों। देखो आज हम थोड़े काफ़ी अरसे बाद में आपके सामने आ पाए हैं। देखो कुछ कारण हो गया था, कुछ हमारी मैनेजमेंट टीम को भी कुछ काम हो गया था और कुछ नोट्स बनाने में और थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। इसलिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम आपसे के लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अब कोशिश क्या है कि अब हम आपको बोल रहे हैं कि अब क्लासेस रेगुलर रहेंगे आपकी। अब 3-4 दिन से वीडियो डल ही जाएगा। वैसे तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए हम अब बहुत आपसे माफ़ी चाहते हैं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई बीच के अंदर। तो देखो हमने लोकगीतों के बारे में पूरी बातें कर ली थी, सब लोकगीत कंप्लीट पढ़ा दिए थे। और एग्जाम्स के अंदर आपने देखा भी होगा कि लोकगीत कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, आपने कैसे सोल्व किए वगैरह। लेकिन ऐसा है कि कुछ एक लोकगीत जो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए वगैरह जो भी है, तो जैसे कुछ दिनों बाद मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको ऑनलाइन मेरे ही खुद के ही चैनल सुनील कुमार सर NS टेलीग्राम चैनल पर। जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके सभी डाउट्स पूरी हो जाएंगी। मैंने जैसे बोला भी था आपको कि एक सेकंड, हाँ, कि मार्च अप्रैल 2026 के बाद के अंदर हम आपको नोट्सों के साथ के अंदर पढ़ाई करवाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और जितने भी एग्जाम्स आगे से आगे होती जाएंगी ना, और उनके अंदर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे नोट्स वगैरह उनको सभी ऑथेंटिक किताबों से तैयार करके नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने आपको बोला भी था। और हमारी मैनेजमेंट टीम उसके अंदर लगी हुई है और दिन रात हम इसी कोशिश में होते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाए। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट की वजह से हम आपके पास सामने नहीं आ पाए, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। हमारा कुछ मैनेजमेंट टीम को भी काम हो गया था, किसी कारण से मेरा भी आना नहीं हुआ। और सबसे बड़ी की कुछ हमारे टेक्निकल सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम थी, चल रही थी। तो उन सभी को सुधार करके फिर हम आपके सामने आए हैं। तो देखो आज हमने लोकगीतों को जैसे कंप्लीट कर लिया था, तो हम आगे बातें करेंगे जैसे नए टॉपिक के ऊपर। आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो डिस्कस करता हूँ आपको। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले बता देता हूँ फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य, हाँ ये देखो लोक नृत्य। हम आने वाली 2-3 क्लासों के अंदर डांस करवाएंगे सभी से, सभी को बताएंगे नृत्य राजस्थान के। यहाँ पर स्पेशली किसी ऐसे डांस की बात नहीं करेंगे कि हम इंग्लिश डांस की, हम आपको मूवीज वगैरह में देते हुए ऐसे डांस की कोई हम नृत्य की बातें नहीं करेंगे। हम राजस्थान के अंदर प्रचलित प्राचीन परंपरा से प्रचलित अब तक जो भी चीजें बची हुई हैं, जो भी नृत्य चल रहे हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे और बहुत अच्छे से समझा के आपको आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं भविष्य के अंदर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको रिवीजन करने का एक तरीका बताऊंगा। तो शुरू की 10-5 मिनट मैं इसके ऊपर आपको चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सभी स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के बाद के अंदर अच्छा रिविजन नहीं कर पाते, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो ध्यान से सुनिए, आज का वीडियो आपके लिए लोक नृत्य की वजह से और आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और बहुत ज्यादा उन बच्चों को तो स्पेशली देखना है जो याद करते ही भूल जाते हैं, उन बच्चों को स्पेशली देखना है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको रिवीजन करने का तरीका। जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास लेता है या फिर सेल्फ स्टडी करता है, कोई भी क्या करता है, सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाते हैं या नोट्स को अच्छी किताब से अंडरलाइन करते हुए चलते हैं और याद करता है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास लेते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर उनको याद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो
सभी स्टूडेंटों के लिए है, कमजोरी स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, बाकी और किसी को याद होता है तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक इस तरीके को एक बार आजमाना, आपको जो कठिन चीजें लगती हैं वो भी आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट एक दो टॉपिक पढ़ लिए, उनके नोट्स बना लिए, तब तक तो याद रहता है उनको, और याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं आती, और रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक दो टॉपिक ही तो है। दिक्कत तब आती है जब 10 से 15 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, फिर रिवीजन करने का टाइम भी नहीं आता। एक टॉपिक एक दिन में रिवीजन हो तो हो, नहीं भी हो, थोड़ा सा समय भी लग जाता है। तो ऐसे ही 15 टॉपिक का रिवीजन के अंदर महीने भर से ज़्यादा का किसी को समय लग सकता है, लेकिन मैं उनको ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो 15 टॉपिकों का रिवीजन मात्र 10 दिन में कर सकते हैं और उनको कंप्लीट कंटेस्ट याद भी हो रहेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो एक बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में कुछ एक दो टॉपिक आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो पहले वाला टॉपिक है उसको भूल जाते हैं, तो उनके बारे में बताता हूँ। जैसे एक टॉपिक है, एक टॉपिक आपके कम से कम 10 पेजों के अंदर है, उन 10 पेजों के अंदर आप पहले पेज से ही याद करना शुरू कर दो। ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ाई करने वालों के लिए बिल्कुल रामबाण है ये बात आपको हमेशा अपनानी है। अगर पढ़ाई करते हो और उसके अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो आपको हमेशा अपनानी है ये बातें। तो आपको मान लो एक टॉपिक है और उसके अंदर 10 पेज है। अब आप डायरेक्ट 10 पेज तो याद करने से रहे, आप पहले पेज से शुरुआत करोगे। एक टॉपिक, एक विषय के एक टॉपिक का एक पहले पेज की बात बता रहा हूँ। तो एक टॉपिक है, उसके 10 पेजों के अंदर पहले पेज से आपने याद करना शुरू किया, पहले पेज को आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर दिया, आपको लग गया कि याद हो गया। आप पढ़ रहे हो, किताब को सामने रख के पढ़ रहे हो और आपको लग गया कि अब हमारे को ये याद हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि आपके सामने किताब है, आपने याद कर लिया और आप आगे बढ़ गए। आपने अगर पहले पेज को याद किया है और याद करने के बाद में उस किताब को बंद करके फिर अपने माइंड के अंदर आंख बंद करके दोहराओ कि आपको वो पेज पूरा याद है कि नहीं, पूरा आप उसको बिना देखे बोल सकते हो कि नहीं। मैं बता रहा हूँ, याद आपके सामने जो चीजें याद है वो बिना देखे जब आप बोलोगे आंख बंद करके, तो आपको कम से कम 50% चीजें आपको बोलने के अंदर नहीं आएंगी, वो आपको दिमाग के अंदर से लैप्स हो जाएंगी। तब क्या करो, अपने ही दिमाग के ऊपर जोर लगाओ कि हमने याद तो किया था, एक कोशिश करते हैं उसको याद करने की, थोड़ी बहुत कोशिश करो, थोड़े बहुत दिमाग पर जोर लगाओ तो 70% तक आप दिमाग पर जोर लगाने से आपका याद हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप दिमाग पर जोर लगाओगे तो आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और आपके दिमाग का विकास होगा। फिर दोबारा देखो उसको भी 30% कौन सा रह गया, तो फिर आपको देखते ही दिमाग में आ जाएगा भाई ये रह गया, हाँ। फिर उसको बंद करके फिर पूरा दिमाग में पूरा पेज को बोलो। जब तक पूरे पेज को बिना देखे नहीं बोलते तब तक दूसरे पेज के अंदर मत बढ़ो। ऐसे याद करने के तरीके में शुरुआत में समय लग सकता है, लेकिन बाद में समय नहीं लगेगा। जब आप रिवीजन कर दोबारा आओगे तब आपको समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे याद करते हुए चलोगे तो एक टॉपिक को आपको 4 से 5 दिन भले ही लग जाए, लेकिन ये 4 से 5 दिन आजीवन टाइम है। आजीवन किसी टॉपिक को कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। मैं खुद भी इस तरीके को अपनाता हूँ और ऐसे याद करता हूँ और मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखो, मान लो 10 पेज आपने 4 से 5 दिन में 10 पेज, जरूरी नहीं है आप एक दिन में एक ही पेज याद करोगे, 4 से 5 पेज भी याद कर सकते हो। 2 दिन 3 दिन के अंदर एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर दिया और याद आपने वैसे ही किया जैसे मैंने बताया है। आपने याद कर लिया, कॉपी बंद करके दिमाग के अंदर से बोला कि भाई हमारे बिना देखे बोला आपने उस टॉपिक को कि भाई याद हुआ कि नहीं हुआ। उसके अंदर से जितनी चीज आपने बोल दी और जितनी चीजें आपने दिमाग के ऊपर जोर लगा के बोली और जितनी आपको याद आई, उससे आपका दिमाग का सबसे ज्यादा विकास होता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और दिमाग का बहुत ज्यादा विकास होता है उससे। ऐसे तो पढ़ने को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का तरीका भी वो बहुत मायने रखता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर 10 टॉपिकों के याद करने के बाद भी जब आप पहले टॉपिक के आओ या भाई अब आज इस टॉपिक का रिवीजन करना है, तब भी मैं बोल रहा हूँ उस समय भी आपको रिवीजन उसी तरीके से करना है कि अब एक एक पेज को तो पढ़ना नहीं है। अब पूरा टॉपिक हमारे क्लियर है तो हम दिमाग के अंदर सोचे किताब को बंद करके, किताब को बंद कर लिया और दिमाग में सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को बिना देखे बोलना है, कितना बोल सकते हैं। अब पूरे टॉपिक को बिना देखे बोलो। 10 पेजों के अंदर से मान लो आपने 7 पेज बोल दिए, 3 पेज फिर भी गायब हो गए।
अब 7 पेज बोलने के बाद के अंदर 3 पेजों के बारे में सोचो कि क्या हो सकता है, फिर दिमाग में कम से कम 10 मिनट तक जोर दे बहुत बुरी तरह से कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ चीजें अगर 10% चीजें आपको याद आ गई, उस दिमाग में जोर लगाने से, 10 मिनट मंथन करने से अगर 10% चीजें आपको एक्स्ट्रा याद आ गई, पहले 7 पेज से 10 पेजों में से अब 8 पेज हो गए, अब बचे 2 पेज, उनको आप उस समय वापस देख लो। इससे आपका दिमाग का सबसे ज्यादा विकास होता है और रिवीजन करने का आज तक का सबसे बेस्ट तरीका यही है। कहीं पर भी जाकर देख लेना, इस तरीके से अगर आपने रिवीजन किया ना तो आपके जो टॉपिक क्लियर होगा और एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व होंगे ना, और कंफ्यूजन सबसे कम, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको ऐसे याद करने पर कंफ्यूजन हो जाए, इसकी मेरी गारंटी है। आप ऐसे तरीके से पढ़ाई करो, बिल्कुल बिना देखे मंथन करो, याद करने की कोशिश करो, जो आपको याद हुआ है, ऐसा नहीं कि भूल गए हाथों हाथ किताब खोली और देख लिया, नहीं, उसको कोशिश करो, दिमाग पर जोर डालो कि हम याद कर सकते हैं, हमने याद किया हुआ है तो हम जरूर उसको याद करेंगे, जरूर दिमाग में वो आएगा वो। और ऐसे करते करते 10% भी आ गया ना दिमाग में, तो उससे आपका दिमाग का विकास होगा, स्मरण शक्ति आपकी बहुत तेज हो जाएगी। तो मैंने बोला था कि मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बताऊंगा, तो ये मेरा तरीका है पढ़ने का, इसको फॉलो करो महीने भर तक, कुछ टॉपिकों पर इसको आजमाओ। अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लगे तब मेरे को बोलना। वैसे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये तरीका अच्छा नहीं लगा हो, या फिर ऐसा किसी ने भी किया है तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा वर्तमान समय में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी वजह से आप में से कितने भी स्टूडेंट अगर अपनी मंजिल को पाते हो तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कोई मायने नहीं रखती। आपको तो पता है, पैसे की वजह से और सब्सक्राइबर खरीदने के लिए हमने ये चैनल शुरुआत नहीं किया है। सिर्फ अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाए और आपकी सफलता हो और हमारे को सिर्फ आत्मसंतुष्टि मिले, यही बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम यहाँ पर ऐसे ही क्यों आते हैं और अगर 3-4 दिन से वीडियो क्यों डालते हैं। हम चाहते तो रोज भी वीडियो डाल सकते हैं, सामने रखिए गाइड और बस वीडियो बनाना शुरू किया। आप क्या कर लोगे हमारा, वैसे आप कौन सा पकड़ लोगे हमारे को कि भाई सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, आपने ये गलत चीज पढ़ा दी, ये सही नहीं पढ़ाई, ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ गए वगैरह वगैरह, आप थोड़ी कुछ बोलोगे। लेकिन ऐसा है कि एक गलत चीज देना, हम एक आत्मा से गवाही नहीं होता है गलत चीज देने से। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कर दोगे या फिर हमारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आत्मा से ऐसी ऐसी मतलब ऊर्जा निकलती नहीं है कि हम आपको कुछ गलत दें या कुछ मुंह से गलत निकले। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे से पढ़ा हुआ हर एक स्टूडेंट अपनी उस मंजिल को प्राप्त करे जो उसका बचपन से सपना है। और मैं यहाँ आपसे ये भी वादा करता हूँ कि बड़े से बड़ी कोचिंग राजस्थान के अंदर उसके नोट्स और मेरे दिए हुए नोट्स में ऑथेंटिक चीजें मिला लेना। आप मेरे नोट्सों से हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि और कोचिंगों के नहीं जा सकते, और कोचिंग्स है राजस्थान में, बहुत अच्छी कोचिंग से हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, वहाँ पर अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर तो सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैं मात्र राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मेनली, जो मैं खुद से पढ़ाऊंगा। बाकी और आपको जैसे मैंने शुरुआत में बोला था पॉलिटिकल वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, वो कोई और टीचर पढ़ाएंगे, हालांकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति, और उसके अंदर थी राजस्थान की इतिहास मेरे लिए सबसे मुख्य है, उसी का मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन राजस्थान की कला संस्कृति को मैं तैयार मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको गलत तरीके से पढ़ा रहा हूँ वगैरह, वो तो आपको पता ही है, आप पढ़ रहे हो बहुत सारे दिनों से। तो देखो 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आज मैंने रिवीजन करने का तरीका बताया है, उसको जरूर फॉलो करिएगा अगर आपको जिंदगी में सफल होना है और अच्छे से याद करना है। बहुत सारे टॉपिकों को बहुत लंबे समय तक याद करना है, तो उस टॉपिक को अच्छे से याद करने के लिए मेरे बताए हुए तरीकों को अपनाना या रिवीजन करने के लिए। तो चलो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, नई क्लास की शुरुआत के साथ। और एक बार फिर से इतने समय के लिए क्लास नहीं डालने के लिए, क्लास नहीं बनाने के लिए आप सभी से हम माफी मांगते हैं। आई एम रियली सॉरी। मैं सुनील कुमार जाट आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ, और इसकी ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे हम। तो देखो आगे बढ़ते हैं। हमारे को लोक नृत्य पढ़ने हैं। आप में से कई स्टूडेंट तो ऐसे हो गए जिनको लोक नृत्य के बारे में पहले से बहुत सारी जानकारी है, कुछ जानते भी हैं, कुछ शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कुछ का बेसिक क्लियर नहीं है, और कुछ सिर्फ इतना ही जानते हैं कि लोक नृत्य का मतलब नाचना होता है। लेकिन नाचना कौन कौन से नृत्य होते हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ऐसी चर्चा करेंगे कि
आप सभी को आनंद तो आएगा ही आएगा, आपके क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे एग्जाम के अंदर और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू तो करना ही है हमारे को। बाकी उससे पहले एक बात और बता दूं कि लोक नृत्यों को देखो, जैसे मैंने लोक गीतों को गाकर बताया था, तो मैं यहाँ पर देखो आपको लोक नृत्य अब डांस करके तो दिखा नहीं सकता हूँ। मैं जो भी लोक नृत्य बताऊं आप अपने हिसाब से यूट्यूब वगैरह किसी भी वगैरह पे वो नृत्य टाइप करना और देखना कि कैसे किया जाता है, तो वो आप खुद देखना। उससे क्या होगा कि आप नृत्य जैसे देखोगे तो वो आपको कंटेस्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं नृत्य डांस करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि इतना तो देखो आता भी नहीं है डांस, और हर प्रकार का डांस कर भी नहीं सकते, इतनी तो क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे को देखो एग्जाम क्रैक करना है। बाकी डांस कैसा होता है क्या होता है हम उसके बारे में जानना बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में याद रख ले हम, वही बहुत बड़ी बात है। हम वीडियो को लंबा क्यों करें डांस कर करके, ऐसा है। तो अभी क्या है कि डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, वरना मैं दिखा भी दूं कि कौन से नृत्य कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार की इसके अंदर कलाकृतियां बनती है, क्या क्या बनती हैं, किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं वगैरह। लेकिन कभी भविष्य के अंदर ऐसा होगा तो, अभी तो शुरुआत ही किया है, भविष्य में डिजिटल बोर्ड भी होगा, सब कुछ सुविधा होगी तो उस समय बताएंगे भी। अभी हम आपको मुंह से बोलकर इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब वगैरह पर देख लीजिएगा नृत्य जो मैं यहाँ पर बताऊँ वो कैसे होता है, हर प्रकार का नृत्य वहां पर किया हुआ है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो एक सेकंड रुकिए। हाँ देखो, थोड़ा बहुत देखो बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा लिख लीजिएगा साथ में, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। देखो हम सिर्फ बात करेंगे राजस्थान के संबंध में, भारत या इंटरनेशनल लेवल के संबंध में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजस्थान को टच करेंगे हम। हाँ, नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नृत्य जो होते हैं वो दो प्रकार के नृत्य होते हैं। पहले होते हैं शास्त्रीय नृत्य, दूसरे होते हैं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं वो संगीत के नियमों से बंधे हुए होते हैं, और लोक नृत्य जो लोक जीवन के अंदर प्रचलित होते हैं वो नृत्य होते हैं। बाकी ये कोई विशेष नहीं है, सिर्फ आपको पता रखना है कि शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं और लोक नृत्य अलग होते हैं। हमारे को लोक नृत्य पढ़ने हैं वैसे। फिर आगे देखिए, लोक कला मंडल उदयपुर। लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के नृत्यों को 3 भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। देखो पहला उदयपुर के अंदर लोक कला मंडल है ना, वहां पर देखो एक सेकंड, आपको दिख तो अच्छा रहा है, बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, हम थोड़ी और सफाई कर देंगे इसकी।
तो लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर स्थित है। उनके संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के नृत्य को 3 भागों में बांटा है। पहला देखो कौन सा है, पहाड़ी, दूसरा है पहाड़ी राजस्थानी, और तीसरा है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, तो ये देखो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दी हैं। नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। फिर लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के नृत्य को 3 भागों में बांटा है, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्व मैदानी। बस ये बेसिक चीजें हैं, इनको नॉर्मल याद रखिएगा। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी भविष्य में यहाँ से आने की चांस है, तो क्यों आपको क्वेश्चन गलत करवाएं। भविष्य के अंदर क्वेश्चन आने का वेट थोड़ी करेंगे हम तो शुरू से अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़े। देखो यहाँ पर देखो, मैंने ये पूरी मैदानी लिखा है। ये आपको स्क्रीन में मैंने ये देखा, पता नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा, पूर्वी मैदानी। पूर्वी मैदानी अब लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक तो ले लिया होगा, आगे देखते हैं। सॉरी, अब देखिए, पहला हम लेते हैं यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य। इसके बारे में देखो, राजस्थान के संबंध में देखते हैं हम। भारत के संबंध में नहीं देखेंगे हम, सिर्फ राजस्थान के संबंध में नॉर्मल जानेंगे। ऐसे हमारा इतना टॉपिक नहीं है कि भारत के संबंध में देखें हम। तो शास्त्रीय नृत्य देखो, यह है संगीत के नियमों से बंधा हुआ होता है, संगीत के नियमों से बंधा होता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक, ध्यान देना, कथक है। जिसके जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज है।
संगीत के नियमित बंधा होता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है जिसके जयपुर घराने के प्रवर्तक भानु जी महाराज है। ये देख लेना। तो बस शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतना ही जानेंगे, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। हमारा शास्त्रीय नृत्य सिर्फ एक ही है, कथक, और उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक भानु जी महाराज है। और ये नृत्य कैसे किया जाता है वो तो आपको मैंने पहले बता दिया कि आप YouTube पर जाइए, वहां पर अच्छे से देखिए और सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको राजस्थानी संस्कृति की तरफ से आपको गर्व फील होगा। फिर आगे देखो, दूसरा देखते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य देखते हैं। तो देखो ये है लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। इन्हें चार भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखो, जातीय व जनजातीय नृत्य। दूसरा है जातीय व जनजातीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य। फिर तीसरा आ जाएगा क्या, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा, तीसरा यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा है व्यावसायिक। और चौथा है धार्मिक नृत्य। धार्मिक है। हाँ भैया देखो, अब देखो शास्त्रीय नृत्य पहले तो देखो, पहला मैंने लिखा है और दूसरा लोक नृत्य लिखा है। शास्त्रीय नृत्य में यह संगीत के नियमों से बंधा होता है। संगीत के नियमों से कैसे, देखो आपको, देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, वैसे तो ज्यादा नहीं है, छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ कि जब आपने कभी किसी पुरानी फिल्म के अंदर देखा होगा कि वहां पर ढोलक या नगाड़ा कुछ बजाते थे और उन ढोलक के नगाड़े से जो ध्वनि उत्पन्न होती थी, उस ध्वनि के अंदर अपने हाथ और पैर को जो मतलब उस ध्वनि की आवाज पर हाथ और पैरों को जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे हम, जिस तरह से डांस किए जाते थे, तो उसको ही बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, जो सिर्फ संगीत के नियमों के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि किसी और नृत्य के अंदर हम कैसे भी अपने अनुसार मूव्स कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के मूव्स हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मूव्स हाथ पैरों को हिलाना होता है वो उस संगीत के नियमों के अनुसार, उस आवाज के अनुसार होता है। जैसे मैं एक बार बताऊँ आपको, जैसे पहले अपने पैरों को तिरछा करके यहाँ डांस करते थे और ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे वगैरह ऐसे डांस करते थे। फिर इसको हाथ को लेके आते थे, फिर ऐसे, फिर दा 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 ऐसे ढोलक बजता था, उसके हिसाब से यहाँ पर डांस किया जाता था। तो ऐसे मैं तो सिर्फ आप मेरे को हाथ देख सकते हो, पूरा नहीं देख सकते, बाकी नीचे से ऊपर देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ये नृत्य कैसे किए जाते थे। इसलिए शास्त्रीय नृत्य को करना बहुत कठिन होता है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत अभ्यास चाहिए, तब उसके बाद में जाकर किया जाता है। तो ये देखो, ये शास्त्रीय नृत्य है, यह संगीत के नियमों से बंधा होता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है जिसके जयपुर घराने के प्रवर्तक भानु जी महाराज है। फिर लोक नृत्य, यह लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: जातीय और जनजातीय, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक व सामाजिक नृत्य। फिर देखो, यहाँ तक उतार लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले हो। फिर अब आगे हम शुरू करते हैं नृत्य से। अब हम
अंदर जाएंगे, नृत्य के अंदर कौन से नृत्य के कौन सी जाति द्वारा कैसे क्या किए जाते हैं वगैरह। इन चारों के बारे में पढ़ना है, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो हम अब अपने टॉपिक की शुरुआत की तरफ आ रहे हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे, यहाँ पर बोला हुआ ना, यहाँ पर 1 नंबर से। कौन से हैं? जातीय है, इसके अंदर देखो पहले पढ़ेंगे हम बंजारा जाति के नृत्य। यहाँ से शुरुआत करते हैं बंजारा जाति के नृत्य से। इसके अंदर देखो बंजारा जाति के नृत्य का पहला है मछली। मछली नृत्य देखो, इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं, फिर उसके बारे में समझाऊंगा इसके बारे में। इसका प्रारंभ खुशी है उत्साह से होता है। तथा समापन दुख भरा। देखो कैसे मछली नृत्य चांदनी पूर्णिमा को किया जाता है। जब पूर्णिमा के चांद को देखकर जब बंजारा जाति की युवती नृत्य करना प्रारंभ करती है, तो वो ऐसा समझती है कि ये मेरे पति हैं और मुझे रात पर नृत्य करके इनको प्राप्त करना है। ऐसा सोचते हुए जब वो नृत्य करती है और पूरी रात नृत्य करते हुए बिल्कुल थक जाती है, हार जाती है, पसीने में लथपथ हो जाती है, उसके बाद में जब वो चांद चंद्रमा को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पाती, तो हार कर जमीन पर गिर जाती है और मछली की जैसे जैसे मछली बिन पानी की तरह तड़पती है, उस तरह से तड़पने लग जाती है। इसलिए बोलते हैं कि इसका प्रारंभ तो कुछ ही उत्साह से होता है कि चंद्रमा को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका समापन दुख भरा है। लेकिन फिर भी नृत्य मान्यता प्राप्त है और उसको किया जाता है। बंजारा जाति के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये बहुत ही प्रमुख नृत्य है वहाँ का, और वहाँ की स्त्री द्वारा हर चांदनी पूर्णिमा में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कुछ ये उत्साह से होता है, लेकिन समापन इसका दुख भरा है। इसमें बंजारा जाति की युवती पूर्णिमा के चांद को
करने हेतु रात भर नृत्य करती है। रात भर नृत्य करती है, लेकिन वह अपने इस काम में असफल हो जाती है। असफल हो जाती है, ये बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि रात को नृत्य करती है और फिर आखिरी में थक हार कर जमीन पर गिर जाती है और मछली जैसे तड़पती है। फिर देखो दूसरा है सॉरी, थोड़ा सा जो काम का प्रॉब्लम है। तो देखो दूसरा है रास्तोड़ा। रास्तोड़ा देखो इसका नाम याद रख लो, बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं है, फिर मैं थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ। ये नृत्य बंजारा स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है, ताकि भविष्य में तलाक ना हो। ये तो देखो हमने पढ़ा है जातीय और जनजातीय नृत्यों के अंदर पहली कौन सी जाति? बंजारा जाति के नृत्य। बंजारी मछली, इसका प्रारंभ खुशी व उत्साह से होता है, समापन दोपहर है। इसमें बंजारा जाति की युवती पूर्णिमा के चांद को प्राप्त करने हेतु रात पर नृत्य करती है, लेकिन वह अपने इस काम में असफल हो जाती है। पूर्णिमा के चांद को पति के रूप में, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पति के रूप में प्राप्त करने हेतु रात पर नृत्य करती है, लेकिन वह अपने इस काम में असफल हो जाती है। फिर है दूसरा रास्तोड़ा। यहाँ पर है नृत्य बंजारा स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है ताकि भविष्य में तलाक ना हो। तो यह है, यहाँ तक देखो बंजारा जाति के नृत्य से हम अवगत हुए। आज तक हमें पता ही नहीं था कि मछली और रास्तोड़ा नृत्य बंजारा जाति के होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे किया जाता है, किस प्रकार के होते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जाति के नृत्य। देखिए आगे, देखो जाति और जनजाति नृत्य पढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। बाकी मेरे को पता रहेगा कि हम जाति और जनजाति नृत्य कंप्लीट पढ़ लिए, मैं आपको बता दूंगा, तब वहां पर आप छोड़ देना। फिर दूसरा जो भी मैं व्यावसायिक क्षेत्र कोई सा पढ़ाऊँ वहां से लगा लेना। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमारे पास जगह भी चाहिए, देखो बोर्ड के ऊपर जल्दी से बोर्ड पूरा हो जाता है।
अब देखो आगे, ग्रासिया जनजाति, इसको देखो, इनके नृत्य याद करने हैं। देखो एक सूत्र है जहां पर देखो लंबे नृत्य आएंगे, वहां पर मैंने खुद से अच्छे से सूत्र बनाए हैं। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि आप इन सूत्रों को याद करो, लेकिन किसी को अगर सुविधा हो ट्रिक से याद करने की तो वो कर सकता है, बाकी मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। इसका सूत्र है गोवा में गरबा, गोवा में गरबा कर मौज करे। गोवा में गरबा कर मौज करे और मैं कुमार, मैं कुमार हूं। गोवा में गरबा कर मौज करे और मैं कुमार हूं। ये है देखो नॉर्मल, मैंने मेरे द्वारा बनाया गया है ये नॉर्मल। फिर देखो मैं बता देता हूँ पहले नंबर का, गौ से क्या बनता है, गौ से बनता है गौर। फिर दूसरा है वा से वालर। फिर तीसरा है गरबा, तो गरबा से अपना गरबा, गरबा। फिर 4 नंबर पर है मोह, मोह से है मोरिया। फिर है शहरों में 5 नंबर पर जैसे जवारा। और फिर है 6 नंबर पर कूद, कूद से है कूद। 7 नंबर पर है माँ, माँ से है मादर। फिर 8 नंबर पर है लू, और इसके बन जाता है लूर। ये देखो, गोवा में गरबा कर मौज करे और मैं कुमार। फिर है गौ, गो से गौर, वा से वालर, गरबा से गरबा, मो से मोरिया, जैसे जवारा, कू से कूद। देखो इससे बना है, इससे, इससे और सिर्फ इससे, ये हो गए। माँ से मांदल और लू से लू कुमार। तो गोवा गरबा मौज कुमालू, आप ये भी याद रख सकते हो। और फिर अगर याद रखना चाहो ले के अंदर, तो गोवा में गरबा कर मौज करे और मैं कुमार। लोग तो मौज करे, मैं कुमार लेता हूँ। तो ये नृत्य है ग्राह्य जनजाति के नृत्य है। ट्यूशन सीधा ही पूछ सकता है यहाँ से कि ग्राह्य जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, क्या नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप जल्दी से देखो, इनको करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है इनके बारे में। अब देखो आगे ग्राह्य जनजाति के नृत्य हैं।
पहला है गौर, गौर नृत्य। देखो इसके बारे में क्या ये है, अब किया जाता है गौर, गौर माता, गौर माता का, गौर माता का मेला गौर माता का मेला सिरोही में किया जाता है। किया जाता है। और ये मेला कब पड़ता है, यहाँ पर लिखा देता हूं मैं, मेला पड़ता है चैत्र, चैत्र शुक्ल तृतीया, तृतीया से वैशाख वैशाख कृष्ण तृतीया तक, तो ये गौर नृत्य, गौर माता का मेला सिरोही में, गौर माता का मेला होता है सिरोही के अंदर। वो कब बनता है, चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण तृतीया तक वहां पर किया जाता है। फिर आगे देखिए, दूसरा है वालर नृत्य। वालर नृत्य, तो ये देखो वालर नृत्य ग्रासिया, ग्रासिया स्त्री पुरुष द्वारा, ग्रासिया स्त्री पुरुष द्वारा सिरोही में किया जाता है। ग्रासिया स्त्री पुरुष द्वारा सिरोही में किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष धीमी पद चाल से, धीमी पद चाल से दो अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करती है, दो अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करती है, करते हैं। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और 1991 में 2.50 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो देखो ग्रासिक जनजाति के नृत्य गौर, पहला है गौर, हम पढ़ रहे हैं। यह गौर माता का मेला सिरोही में किया जाता है। ये मेला पड़ता है चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण तृतीया तक। फिर है वालर नृत्य, ग्रास्य स्त्री पुरुष द्वारा सिरोही में किया जाता है। ये स्त्री पुरुष धीमी पद चाल से तो अर्धवृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और 1991 में 2.50 रुपए का डाक टिकट इस पर जारी किया गया। 2 रुपए 50 पैसे का डाक टिकट, ठीक है। तो ये यहाँ तो उतार लिया हुआ सभी ने, तो ताकि स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं उतारा है। फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया होगा अब तक तो। अब देखो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो तीसरे नंबर का है गणराज्य से नदी द्वारा किया जाता है। देखिए यह है, साथ साथ लिखते चलना, फिर समझने का तो वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर, इनके बारे में पता जानना है हमारे को। समझने के लिए तो ऐसा है कि बस ये नृत्य किया कैसे जाता है, तो मैं यहाँ पर देखो आपको करके तो बता नहीं सकता। देखो सभी नृत्य थोड़े किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं हर प्रकार के नृत्य का कलाकार थोड़ी हूँ। अगर अगर सभी प्रकार के नृत्य का कलाकार होता तो यहाँ पर पढ़ाता क्यों, वो तो नृत्य करके अपना जीवन यापन कर लेता। तो ऐसा है कि सभी नृत्य मैं कर नहीं सकता, और करूंगा कैसे, आता भी नहीं है सभी नृत्य करना। मेरे को तो नॉर्मल नृत्य करने भी नहीं आते हैं, तो ये सभी नृत्य करके दिखा नहीं सकता हूँ मैं। आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने सिर्फ बता दिया है आपको, ठीक है। तो देखिए यह है मुख्यतः गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। यह है राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में सॉरी थोड़ा सा मुख्यतः किया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्यतः किया जाता है। यह है तीन भागों में होता है। प्रथम है शक्ति की आराधना, द्वितीय है प्रथम शक्ति की आराधना, और द्वितीय है राधा कृष्ण व गोपियों का रास नृत्य है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तृतीय है लोक जीवन के सौंदर्य पक्ष। लोक जीवन का पक्ष है। जैसे कैसे, जैसे पनिहारी, पानी भर के जो लाते हैं पनिहारी, है। फिर है ग्रह कार्य करती, स्त्री का चित्रण है, तथा
नववधू की भावुकता, ये है। तो गरबा नृत्य देखो मुख्यतः गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर मुख्यतः किया जाता है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात के टच में है। बाकी पूरे राजस्थान में देखने को आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय जनजाति द्वारा। और ये 3 भागों में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नृत्य के भाग है अलग अलग से। शुरुआत होता है देखो शक्ति की आराधना, प्रथम भाग के अंदर जो नृत्य किया जाता है उसके अंदर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे किसी की आराधना की जा रही है, तो शक्ति की आराधना। फिर दूसरा भाग है राधा कृष्ण गोप गोपियों का रास नृत्य है। राधा कृष्ण बनते हैं, गोप और गोपियां रहती हैं। रास नृत्य मतलब एक साथ किया जाता है, उनके चारों तरफ उनके आसपास सभी के द्वारा मिलकर ऐसे किया जाता है। फिर तृतीय नृत्य होता है, इसके अंदर सौंदर्य पक्ष, लोक जीवन से संबंधित सौंदर्य पक्ष दिखाया जाता है। पनिहारी पानी भर के लाते हुए युवतियां। फिर गृह कार्य का चित्रण, गृह कार्य में जो स्त्रियां लगी होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। फिर नववधू की जो भावुकता, नववधू जो ससुराल के अंदर पहली बार जाती है तो उसकी भावुकता, उनके मन के जो भाव होते हैं कैसे होते हैं उनको भी प्रकट किया जाता है। तो इसलिए देखने लायक नृत्य है, बहुत अच्छा नृत्य है। इसके बारे में तो इसके बारे में 1-2 लाइन और बची हुई है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप जल्दी से उतारो फिर आगे देखते हैं। अब देखो इसके बारे में आगे देखेंगे। अब देखिए यह है गुजरात व राजस्थान की संस्कृति का सुंदर समन्वय। और एक बात और है, इसे 6 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की गई। ये अब ये नृत्य कंप्लीट है। गरबा नृत्य यह गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का सुंदर समन्वय है। इसे 6 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की गई। तो देखो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि क्लास थोड़ा लंबा समय हो गया डालनी नहीं है। तो अब रेगुलर क्लास रहेगी आपकी। देखो कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, किसी इंसानी प्रवृत्ति है, प्रॉब्लम तो होना स्वाभाविक है। ताकि ऐसा नहीं है कि हम आपको कोर्स कंप्लीट नहीं करवाएंगे, देर से देर आपका कोर्स कंप्लीट होगा। समय सिर्फ एक बार लगेगा, मैंने जैसे आपको बोला था पहले भी। और उसके बाद के अंदर तो मेरी भी हैबिट अच्छी हो जाएगी, मेरे पास नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। अभी तो मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है क्लास बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सभी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। और आपके सामने डिजिटल बोर्ड और मैं भी प्रिपेयर होके और नोट्स को भी अच्छे तरह से तैयार करके जब 2026 के मार्च अप्रैल बाद में आपके सामने आऊँगा ना, तब आपको लगेगा कि साक्षात
साक्षात जब लोक नृत्य पढ़ाऊंगा तो साक्षात नृत्य किया जा रहा है, लोकगीत पढ़ाऊंगा तो साक्षात गीत गाए जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से पढ़ाऊंगा आप सब सभी को। बाकी शुरुआत के अंदर थोड़ी सी दिक्कत लगेगी मेरे को, मैंने शुरू भी किया है ऑनलाइन, तो फिर देखते हैं। तो चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, अपनी मेहनत को ईमानदारी से रेगुलर बनाते रहिएगा। सफलता ऐसे एक दिन मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो आज से हम विदा लेते हैं। मैं सुनील कुमार जाट, फिर आपको नए इसी टॉपिक के साथ अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।